दोस्तों पिछले 3 दिनों से 25, 26 और 27 फरवरी से करंट अफेयर आपको नहीं मिल रहे थे, तो इस वीडियो में हम 3 दिनों का जो करंट अफेयर है उसको एक साथ कवर करेंगे। सबसे पहले आपके लिए एक प्रश्न है जो कि आपके नॉलेज को टेस्ट करने के लिए रखा गया है। भारत के किस प्रधानमंत्री ने पहली बार यूक्रेन की यात्रा की थी? यहाँ पर आपके लिए 4 नहीं बल्कि 5 विकल्प हैं, तो इसका उत्तर आप लोग दीजिए और इस प्रश्न को मैं आंसर करूंगा वीडियो के अंत में। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, इसको अगर आप देखोगे तो कहीं कहीं पर INTIP इंडेक्स भी लिखा जाता है। और 2022 में भारत की रैंक क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सही जवाब हो जाएगा इसका 2022 में भारत की रैंक है 43, जबकि 2021 में भारत 40वें स्थान पर था। तो यहाँ पर 3 अंकों की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है आपको। फिलहाल फ्रेंड्स, US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वैश्विक नवाचार नीति केंद्र ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 को जारी किया है। इसके अंतर्गत वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में पेटेंट और कॉपीराइट नीतियों से लेकर बौद्धिक संपदा परिसंपत्तियों के व्यवसायीकरण और अंतर्राष्ट्रीय संधियों के अनुसमर्थन पर बौद्धिक संपदा अधिकारों का मूल्यांकन किया जाता है। कुल 55 देशों में भारत की रैंक 2022 में 43rd है, यानी कि 43वां स्थान है 2022 में, याद रखना इसको। और 2021 में भारत 40वें स्थान पर था। टॉप पर कौन सी कंट्रीज हैं? पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे स्थान पर UK, तीसरे स्थान पर आता है जर्मनी, चौथे स्थान पर स्वीडन है और 5वें स्थान पर फ्रांस है। जबकि वेनेजुएला ये 55वें स्थान पर है, यानी कि लास्ट में है। अगला क्वेश्चन है, रूस यूक्रेन विवाद के मूल में कौन सी घटना मानी जा रही है? वर्तमान में रूस और यूक्रेन का जो विवाद है पूरी दुनिया को इस युद्ध ने प्रभावित किया हुआ है और फिलहाल इसका जो मूल है उसी के बारे में बहुत लोग जो है अवेयर नहीं है। तो यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, यूक्रेन का नाटो से जो निकटता आई उसी की वजह से रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया हुआ है और कहीं ना कहीं पूरे जो घटनाक्रम के मूल में अमेरिका ही है। आप इसके बारे में जानते ही हैं। फिलहाल इसके बारे में किसी अलग सेशन में करेंगे डिस्कस। फिलहाल सही जवाब ऑप्शन बी है। अगर हम नाटो के बारे में बात करें तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये नाटो का फुल फॉर्म है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा इस बार एग्जाम के लिए। और इसका एक दूसरा नाम भी है, इसको भी ठीक से समझ लो, नॉर्थ अटलांटिक अलायंस। ठीक है, नाटो और नॉर्थ अटलांटिक अलायंस दोनों संगठन एक ही हैं। और आपको बता दें कि ये एक अंतर सरकारी, मतलब समझो इसको कि जो अलग अलग देशों का एक संगठन है, मिलिट्री अलायंस है। और ये अस्तित्व में कब आया था? तो ये अस्तित्व में आया था 4 अप्रैल 1949 को। इसमें 28 यूरोपियन कंट्रीज हैं और 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेल्जियम में है, ब्रुसेल्स में। तो नाटो के बारे में ये सारी जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कोई भी एक पॉइंट आपसे पूछ लिया जाएगा कि नाटो में कितने देश हैं, तो याद रखना कि 28 यूरोपियन कंट्रीज हैं, 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज हैं, यानी कुल मिला के 30 देश हैं। और नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नाटो का एक दूसरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक अलायंस। हेडक्वार्टर बेल्जियम में है। स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए किसने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पेमेंट्स के साथ एक समझौता किया है? तो यहाँ पर 4 कार्ड के नाम हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि मास्टर कार्ड। तो मास्टर कार्ड ने टीम कैशलेस इंडिया अभियान के विस्तार के रूप में SBI पेमेंट से समझौता किया है और इसकी जो शुरुआत होगी 3 जिलों से होगी, लखनऊ, वाराणसी और गुवाहाटी से। मास्टर कार्ड की स्थापना 1966 में हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? अजय बंगा हैं। और आपको याद होगा जून 2021 में ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे। कौन? मैग्नस कार्लसन। तो याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर बात हो रही है मैग्नस कार्लसन की, तो आपको याद आता होगा प्रज्ञानानंद का नाम, जिन्होंने अभी हाल ही में ऑनलाइन रैपिड शतरंज टूर्नामेंट एयर थिंग्स मास्टर्स में मैग्नस कार्लसन को हरा दिया है। और प्रज्ञानानंद जो कि भारत के हैं, इनकी उम्र अभी मात्र 16 वर्ष है। तो यह एक बड़ी मतलब जीत के रूप में देखा जा रहा है प्रज्ञानानंद के बारे में कि इन्होंने बहुत कम उम्र में जो दुनिया के बहुत बड़े शतरंज खिलाड़ी हैं, नॉर्वे के हैं ये मैग्नस कार्लसन, इनको इन्होंने हरा दिया है।
प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नामित किया गया है? प्रधानमंत्री का जो आर्थिक सलाहकार परिषद होता है उसका जो पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया है वो बनाया गया है संजीव सान्याल को। सही जवाब ऑप्शन ए है, संजीव सान्याल। वित्त मंत्रालय के प्रमुख आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल को प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। उन्होंने ड्यूस बैंक में वैश्विक रणनीतिकार और प्रबंध निदेशक के रूप में अहम भूमिका निभाई है। सान्याल ने लैंड ऑफ द सेवन रिवर ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया ज्योग्राफी, दोबारा से बोलता हूँ, लैंड ऑफ द सेवन रिवर ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया ज्योग्राफी, द इंडियन रेनेसा, इंडियाज राइज आफ्टर 1000 ईयर ऑफ डिक्लाइन एंड द इनक्रेडिबल हिस्ट्री ऑफ इंडिया ज्योग्राफी सहित इन्होंने कई किताबें लिखी हैं। ये किताबें काफ़ी दिलचस्प हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। 2010 में उन्हें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ से यंग ग्लोबल लीडर के सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। संजीव सान्याल जो हैं ये कोलकाता में जन्मे थे, तो ये बहुत ही गर्व की बात है। हाल ही में कितने किसानों को धरती मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया? धरती मित्र पुरस्कार से कितने किसानों को सम्मानित किया गया? सही जवाब ऑप्शन ए है, यानी कि 5 किसानों को। तो अभी हाल ही में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का जो आयोजन हुआ उसी में एक मंच के रूप में इस पुरस्कार को भी दिया गया। तो कुल मिला के 5 किसानों को इस पुरस्कार से, धरती मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये जो किसान हैं ये जैविक खेती करते हैं, यानी कि इनके सहयोग से जैविक खेती को बढ़ावा मिल रहा है। तो ये जो धरती मित्र पुरस्कार है फ्रेंड्स, इसकी शुरुआत कब से हुई? 2017 से, और इसे ऑर्गेनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा प्रदान किया जाता है। पुरस्कार में जो पहला विजेता होता है, यानी कि प्रथम पुरस्कार में 5 लाख रुपए मिलते हैं। गुजरात के जैविक किसान नथानी उपेंद्र भाई दया भाई को धरती मित्र 2021 का पुरस्कार दिया गया, पहला पुरस्कार, और उन्हें 5 लाख रुपए मिले। दूसरा पुरस्कार मिला कर्नाटक के किसान मल्लेसप्पा गुलप्पा बिस्रोट्टी को, और उन्हें 3 लाख रुपए मिले। इसके बाद तीसरा, चौथा और 5वां पुरस्कार कर्नाटक के देवरद्दी अगसन कोप्पा, राजस्थान के रावलचंद और उर्मिल उर्रूबी पारिक को दिया गया। तीनों को पुरस्कार के तौर पर 1-1 लाख रुपए दिए गए। अगला क्वेश्चन है, रियो ओपन टेनिस ATP 500 खिताब जीतने वाले विश्व के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं? ATP 500 जीतने वाले विश्व के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं कार्लोस अल्काराज, यानी कि विकल्प सी यहाँ पर करेक्ट है। तो अभी इनकी उम्र कितनी है? कार्लोस अल्काराज की मात्र 18 साल। फाइनल मैच में कार्लोस ने डियोगो श्वार्ट्जमैन को हराया है, और इसका आयोजन ब्राजील में हुआ था, रियो डी जेनेरियो में। तो याद रखना कि ATP 500 रियो ओपन टेनिस में कार्लोस अल्काराज ने फाइनल में डियोगो श्वार्ट्जमैन को हराकर इस खिताब को जीत लिया है, जिसका आयोजन ब्राजील में किया गया। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो कि रिवीजन कर लिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अर्जेंटीना ओपन 2022 हुआ था अभी हाल ही में, और इसको जीता था कैस्पर रूड ने। टाटा ओपन 2022, ये भी आपको याद आ रहा होगा, मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था अपने प्रीवियस करंट अफेयर के वीडियो में। रामकुमार रामनाथन और रोहन बोपन्ना पुरुष युगल के विजेता रहे। ऑस्ट्रेलियन ओपन, साल में 4 ओपन होते हैं, 4 ग्रैंड स्लैम, तो इसमें जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है इसका आयोजन हो चुका है। तो इसमें मेन सिंगल्स का खिताब जीता है राफेल नडाल ने, और फीमेल सिंगल का खिताब जीता है एस्ले बार्टी ने। सिडनी टेनिस क्लासिक टूर्नामेंट 2022 के विजेता रहे असलान करात्सियो। तो सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने सार्वजनिक डोमेन में ग्रामीण कनेक्टिविटी GIC डेटा जारी किया है? ग्रामीण कनेक्टिविटी का GIC डेटा को जारी किया गया है गिरिराज सिंह के द्वारा, यानी कि विकल्प सी यहाँ पर करेक्ट है। गिरिराज सिंह वर्तमान में केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री हैं, और इस डेटा में 8 लाख से अधिक ग्रामीण सुविधाओं के लिए GIS डेटा है। प्रधानमंत्री GSY योजना के लिए विकसित GIS प्लेटफॉर्म का उपयोग करके एकत्र और डिजिटल डेटा का प्रयोग किया जाएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000 में शुरू की गई एक ऐसी योजना है जिसका उद्देश्य पूरे देश में सभी असंबद्ध बसावटों को सभी मौसम में मुख्य सड़क से संपर्क प्रदान करना है। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की FDSC की, इसको क्या कहेंगे? FDSC, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 25वीं बैठक कहाँ पर आयोजित की गई?
सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मुंबई में। तो इसकी अध्यक्षता की गई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। उद्देश्य क्या है? इस बैठक में विभिन्न अध्यादेशों और वैश्विक व घरेलू विकास के मद्देनजर उत्पन्न होने वाली प्रमुख वित्तीय चुनौतियों पर विचार विमर्श किया जाना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की नई ब्रांड एम्बेसडर बनी है तनिष्का कोटिया और रिद्धिका कोटिया दोनों, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी दोनों जो बहनें हैं, सगी बहनें हैं, ये दोनों अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी हैं। और फिडे मास्टर्स तनिष्का कोटिया और उनकी बहन रिद्धिका कोटिया को हरियाणा के गुरुग्राम जिले के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अच्छा, ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है ना, इसकी शुरुआत जनवरी 2015 में हुई थी हरियाणा से ही, और इसको शुरू किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, और राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। नदियों में जल परिवहन को सुविधाजनक बनाने के लिए नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो अब आप समझ गए होंगे, ये असम के मुख्यमंत्री हैं और इनका नाम है हेमंत विश्व शर्मा। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी है, यानी कि असम। तो ये भी याद रखना कि नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य भी है असम। असम ने नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, जिससे सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। गुवाहाटी स्थित नौका सेवाओं के लिए नाइट नेविगेशन को मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा द्वारा 19 फरवरी को असम प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज में औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया। अधिकारियों ने बताया कि नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन को आईआईटी मद्रास के प्रमुख वैज्ञानिक के राजू के सहयोग से इसे विकसित किया गया है परिवहन विभाग के द्वारा। असम ने अभी हाल ही में फिश वाले मोबाइल ऐप को भी लॉन्च किया था। मछलियों के कारोबारी जो होते हैं, यानी कि जो होते हैं ना मत्स्य किसान, उनके लिए फिश वाले मोबाइल ऐप को लॉन्च किया था असम ने ही। देश का पहला केबल रेल ब्रिज कहाँ पर बनाया जाएगा? अब ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफ़ी चर्चा में भी रहा है, और देश का पहला केबल रेल ब्रिज है। तो इसे बनाने में ये भी जानिए कि दुनिया की बहुत ही जटिलतम तकनीकी का इस्तेमाल इसमें किया जा रहा है। एक तरीके से इसमें जो ट्रेन होगी वो हवा में तैरती हुई जाएगी, आप इसे समझ सकते हैं। तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश, सही जवाब इसका ऑप्शन ए है, यानी कि जम्मू कश्मीर में। तो भारतीय रेलवे ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में अंजी नदी पर देश के पहले केबल से बने पुल की नई तस्वीरें साझा की हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये पुल कितना दिलचस्प बनेगा, केबल पर आधारित होगा ये। निर्माणाधीन अंजी खड्ड पुल ऊधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, तो ये ऊधमपुर से श्रीनगर होते हुए बारामूला रेल लिंक को कनेक्ट करेगा। परियोजना का एक हिस्सा है जो कटरा और रियासी क्षेत्र को जोड़ेगा, कटरा से रियासी को। पुल नदी के तल से 331 मीटर की ऊंचाई पर होगा, पेरिस में एफिल टावर से भी ऊंचा। और पुल की कुल लंबाई कितनी है? 473.25 मीटर, और यह 96 केबलों द्वारा समर्थित है। ये जो केबलों की संख्या है, ये देख रहे हो आप ना, इनकी संख्या कितनी है? ये 96 केबल्स हैं। तो ऊधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के बारे में आपको बता दें, ऊधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक को भारतीय उपमहाद्वीप में शुरू की गई सबसे कठिन परियोजनाओं में से एक माना जाता है। पुल को तूफान और तेज हवाओं का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया है। ऊंचाई वाले क्षेत्र के जटिल भूविज्ञान को देखते हुए पुल का निर्माण बहुत चुनौतीपूर्ण है। रेलवे ने 272 किलोमीटर लंबे रेल लिंक को 3 उपखंडों में बांटा हुआ है। किस देश ने नई नौसेना वायुरक्षा प्रणाली को सी डोम नामक जो एक टेक्निक है उसका सफल परीक्षण किया है? आपको याद होगा आयरन डोम के बारे में। आयरन डोम का प्रयोग किया गया था किसके द्वारा? इजराइल के द्वारा। तो सी डोम भी इजराइल ही बना रहा है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। और इस रक्षा प्रणाली का उपयोग इजरायली नौसेना के SAAR 6 क्लास कॉर्वेट्स पर किया जाएगा। इजराइल या एशिया महाद्वीप में ही है। प्रधानमंत्री हैं इसके नफ्ताली बेनेट, राष्ट्रपति हैं इसाक हर्जोग, और इजराइल की जो संसद है उसका नाम है नेसेट। इजराइल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जॉर्डन। सर्वाधिक यहूदी कहाँ पर रहते हैं? इजराइल में रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अंतर्राष्ट्रीय
रबड़ अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही जवाब है के.एन. राघवन। के.एन. राघवन तो भारतीय रबड़ बोर्ड के कार्यकारी निदेशक हैं के.एन. राघवन, जिनको इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप का नया अध्यक्ष चुना गया है। IRSG का नया अध्यक्ष चुना गया है भारतीय रबर बोर्ड के कार्यकारी निदेशक के.एन. राघवन को। और अंतर्राष्ट्रीय रबर अध्ययन समूह के महासचिव कौन है? सल्वाटोर पिनीजोटो। अंतर्राष्ट्रीय रबर अध्ययन समूह का गठन हुआ 1944 में। अंतर्राष्ट्रीय रबर अध्ययन समूह का मुख्यालय कहाँ पर है? सिंगापुर में है। युवा गणितज्ञों का रामानुजन पुरस्कार हाल ही में किसे प्रदान किया गया? रामानुजन पुरस्कार प्रदान किया गया है किसको? नीना गुप्ता को, यानी कि विकल्प बी यहाँ पर करेक्ट है। कोलकाता स्थित भारतीय सांख्यिकी संस्थान की गणितज्ञ प्रोफेसर नीना गुप्ता को मंगलवार को रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार युवा गणितज्ञों को दिया जाता है। उन्हें अफाइन बीजीय ज्यामिति और कंप्यूटेटिव बीजगणित में उत्कृष्ट कार्य के लिए वर्ष 2021 का यह सम्मान प्रदान किया गया है। अफाइन बीजीय ज्यामिति और कंप्यूटेटिव बीजगणित के लिए। इस पुरस्कार का पूरा टाइटल है रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन, और यह पुरस्कार हर साल विकासशील देशों के युवा गणितज्ञों को दिया जाता है जिनकी उम्र 45 वर्ष से कम होती है। यानी कि एक लाइन में कहा जाए तो 45 वर्ष से कम आयु के युवा मैथमेटिशियन को गणित के क्षेत्र में नई पहचान बनाने के लिए रामानुजन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस हाल ही में मनाया गया, सेंट्रल एक्साइज डे। तो यह कब मनाया गया? 24 फरवरी को, यानी कि विकल्प बी यहाँ पर करेक्ट है। तो 24 फरवरी 1944 को केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक कानून बना था, तो इसीलिए प्रतिवर्ष 24 फरवरी को मनाया जाता है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। उद्देश्य तो आप समझ गए होंगे, केंद्रीय उत्पाद और कस्टम बोर्ड का भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान को सम्मान देना। केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड केंद्रीय वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1964 में 1 जनवरी को। वर्तमान अध्यक्ष हैं विवेक जौहरी और मुख्यालय नई दिल्ली में है। समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए मरीन एलीट फोर्स का गठन किस राज्य ने किया है? सही जवाब इसका हो जाएगा तमिलनाडु ने। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। मन्नार की खाड़ी में समुद्री वन्यजीव अपराध से निपटने के लिए तमिलनाडु ने यह कदम उठाया है। मरीन एलीट फोर्स की 2 यूनिट होंगी और इसके लिए कुल 1.09 करोड़ रुपए की मंजूरी तमिलनाडु सरकार ने प्रदान की है। तो मरीन एलीट फोर्स की स्थापना करेगा कौन? तमिलनाडु। कहाँ पर? मन्नार की खाड़ी में। मन्नार की खाड़ी कहाँ पर है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है हमारा प्यारा भारत और ये है श्रीलंका, ये है राम सेतु, और राम सेतु से लेकर ये जो एरिया देख रहे हैं ये हिंद महासागर का एरिया है, इसे ही कहते हैं गल्फ ऑफ मन्नार। और राम सेतु के ऊपर जाएंगे इधर पूर्व की तरफ, तो यहाँ पर बनेगा आपका पाक जलडमरू मध्य। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि ये है गल्फ ऑफ मन्नार। तो मन्नार की खाड़ी एक उथले पानी की खाड़ी है जो हिंद महासागर में लक्षद्वीप सागर के एक भाग का निर्माण करती है। यह खाड़ी भारत के दक्षिण पूर्व सिरे, आप देख रहे हैं कि दक्षिण पूर्व का ये सिरा है, और पाकिस्तान श्रीलंका का ये जो पश्चिमी क्षेत्र है, जो पश्चिमी सिरा है, उसको ये जोड़ता है। भारत के रामेश्वरम द्वीप से लेकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक चूना पत्थर से बने द्वीपों की राम सेतु नामक एक श्रृंखला है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसे एडम ब्रिज भी कहा जाता है, राम सेतु है ये। और दक्षिण भारत की ये जो तमिलबरनी नदी है और श्रीलंका की अरू नदी, दोनों ही गल्फ ऑफ मन्नार में ही आकर गिरती हैं। तो ये तस्वीर आपकी सारी काफ़ी हेल्प करेगा पूरे घटनाक्रम को समझने में। तो फ्रेंड्स, अब तक हमने पढ़ा कि डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए किसने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पेमेंट्स के साथ समझौता किया है? इसका उत्तर था मास्टर कार्ड। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नामित किया गया? इसका उत्तर संजीव सान्याल है। कितने किसानों को धरती मित्र पुरस्कार मिला? तो 5 किसानों को। रियो ओपन टेनिस ATP 500 खिताब जीतने वाले विश्व के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने कार्लोस अल्काराज। और किस केंद्रीय मंत्री ने सार्वजनिक डोमेन में ग्रामीण कनेक्टिविटी GIC डेटा को जारी किया है? उत्तर है गिरिराज सिंह। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की FDSC की 25वीं बैठक कहाँ पर आयोजित हुई? इसका उत्तर मुंबई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की नई ब्रांड एम्बेसडर 2 बनी हैं, तनिष्का कोटिया और रिद्धिका कोटिया। नदियों में जल परिवहन को सुविधाजनक बनाने के लिए नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है असम के द्वारा।
देश का पहला केबल रेल ब्रिज बनाया जाएगा जम्मू और कश्मीर में, इसे अंजी खड्ड ब्रिज भी कहा जाएगा। किस देश ने नई नौसेना वारक्षा प्रणाली सी डोम को लॉन्च किया है? इजराइल ने। अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष बन गए हैं के एन राघवन। युवा गणितज्ञों का रामानुजन पुरस्कार हाल ही में प्रदान किया गया नीना गुप्ता को। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस सेंट्रल एक्साइज डे प्रतिवर्ष मनाया जाता है 24 फरवरी को। और समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए मरीन एलिट फोर्स का गठन किया गया है तमिलनाडु के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। पहली बार किस देश में भारत आईआईटी की स्थापना करने जा रहा है? आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना करेगा भारत संयुक्त अरब अमीरात में। विकल्प बी। तो देश के बाहर पहली जो आईआईटी बनेगी वो संयुक्त अरब अमीरात में ही बनेगी, दुबई में। तो दुबई में आईआईटी की स्थापना भारत और यूएई के बीच मुफ्त व्यापार के समझौते यानी कि एफटीए के अंतर्गत होगा, एफटीए। और इस आर्थिक भागीदारी के तहत दोनों देश सांस्कृतिक परियोजनाओं, सांस्कृतिक आदान प्रदान और प्रदर्शनियों को बढ़ावा देंगे। संयुक्त अरब अमीरात, राजधानी अबू धाबी, राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान। हाल ही में किसे भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया? तो देखो, भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक बन गए हैं संजय मल्होत्रा, यानी कि विकल्प डी यहाँ पर करेक्ट है। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में आप जानते हैं 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई थी। 1 जनवरी 1949 को इसका नेशनलाइजेशन किया गया, राष्ट्रीयकरण। वर्तमान में 25वें गवर्नर हैं शक्तिकांत दास और 4 डिप्टी गवर्नर के नाम हैं टी रविशंकर, एम राजेश्वर राव, डॉक्टर एम डी पात्रा और एम के जैन। तो ये नाम आपको कम जगह मिलेंगे, तो इसको आप याद रखना। किस देश से कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए रिलायंस जियो ने नई सबसी केबल भारत एशिया एक्सप्रेस को लॉन्च किया है? सबसी केबल भारत एशिया एक्सप्रेस को लॉन्च किया गया है मालदीव से कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। तो ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा डिटेल में देखेंगे इसको। रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल ने लो लेटेंसी आधारित हाई बैंडविड्थ कैपेसिटी को बढ़ावा देने के लिए अंडर सी केबल कंसोर्टियम के साथ साझेदारी की है। ये दोनों कंपनियां दुनिया की सबसे लंबी समुद्री केबल बिछाने पर काम कर रही हैं। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि इसकी लंबाई करीब कितनी है? 19,200 RKM रूट किलोमीटर। और रिलायंस जियो का नेक्स्ट जनरेशन मल्टी टेराबिट इंडिया एशिया एक्सप्रेस यानी कि IAX अंडर सी केबल सिस्टम मालदीव, जिसका नाम हुलहुमाले है, इसको भारत और सिंगापुर से जोड़ देगा। यह मालदीव के लिए बेहद मददगार साबित होगा, जो मुंबई और सिंगापुर से कनेक्ट होगा। यह जियो के ग्लोबल केबल सिस्टम पर आधारित होगा। इस बात की जानकारी जियो के प्रेसिडेंट मैथ्यू ओमन ने प्रदान करी है। मालदीव की राजधानी माले है। वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? इब्राहिम मोहम्मद शालेह। और फ्रेंड्स, एयरटेल का प्लान क्या है? तो कंपनी वैश्विक नेटवर्क क्षमता के विस्तार पर ध्यान दे रही है। SEA CME-V 6 समुद्र के अंदर केबल बिछाने के गठजोड़ में शामिल हुई है। कंपनी का कहना है कि वो इस कंसोर्टियम में प्रमुख निवेशक की तरह हिस्सा लेगी। साथ ही ये भी बताया यह केबल प्रणाली में 20% का निवेश करेगी। कंपनी का कहना है यह नेटवर्क 2025 से काम करना शुरू कर देगा। एयरटेल CME-V 6 के जरिए अपने वैश्विक नेटवर्क में 100 टेराबिट प्रति सेकेंड यानी कि TBPS की कैपेसिटी को जोड़ेगा। 100 TBPS, तो काफ़ी अच्छी स्पीड हो जाएगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने PM केयर फॉर चिल्ड्रन योजना को कब तक बढ़ा दिया है? उत्तर हो जाएगा 28 फरवरी 2022 तक। पहले यह योजना जो थी यह 31 दिसंबर 2021 तक ही लागू थी। और इसमें क्या था कि यदि पेरेंट्स, माता पिता, अभिभावक की मौत के समय किसी बच्चे की उम्र 18 वर्ष से कम है तो वह इस योजना का पात्र होगा। इस योजना को प्रधानमंत्री मोदी ने कोविड काल में 29 मई 2021 को लॉन्च किया था। यह योजना उन बच्चों के लिए थी जिन्होंने 11 मार्च 2020 को कोविड-19 की शुरुआत के बाद अपने अभिभावकों को खो दिया। इसके माध्यम से शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए अंतराल वित्त पोषण, एक मासिक वजीफा 18 साल की उम्र के बाद, और जब उनकी उम्र 23 साल हो जाएगी तो उन्हें 10 लाख रुपए दिए जाएंगे ताकि वो अपना व्यवसाय, रोजगार जो कि कुछ भी शुरू करना है उसको वो स्टार्ट कर सकें। जल जीवन मिशन के तहत कौन सा जिला 100वां हर घर जल जिला बन गया है? 100वां हर घर जल जिला बन गया है, कौन सा जिला? तो फ्रेंड्स ये है
चंबा, जो कि हिमाचल प्रदेश का जिला है, यानी कि विकल्प बी यहाँ पर करेक्ट है। तो देश के 100 जिलों के हर घर में नल का पानी उपलब्ध कराने का मुकाम जल जीवन मिशन ने हासिल कर लिया है। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार 16 फरवरी को 9 करोड़ से अधिक घरों में नल का पानी उपलब्ध कराया गया है। मंत्रालय ने बताया कि हिमाचल प्रदेश का चंबा जिला शुक्रवार को 100वां हर घर जल जिला बन गया है। याद रखना, चंबा जिला जो है ये 100वां हर घर जल वाला जिला बना है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। इसके अलावा यहाँ हर घर जल वाला यह 5वां आकांक्षी जिला भी बन गया है। तो हर घर जल वाला जो 5वां आकांक्षी जिला है वो भी चंबा ही है। तो जो 5 जिले हैं आकांक्षी जिले जहाँ पर हर घर जल योजना को पूरा किया गया है, तो उसमें तेलंगाना का एक जिला है भद्राद्री कोठगुडेम, दूसरा है जयशंकर भूपालपल्ली, कोमाराव भीम आसिफाबाद और हरियाणा का मेवात जिला। 5वां जिला कौन सा हो गया? चंबा। आगे बढ़ते हैं। भारत के किस प्रधानमंत्री ने पहली बार यूक्रेन की यात्रा की थी? ये प्रश्न मैंने आपसे पूछा था वीडियो की शुरुआत में, और इसका उत्तर है अभी तक किसी भी प्रधानमंत्री ने यूक्रेन की यात्रा नहीं की है, क्योंकि अभी तक यूक्रेन ने इसका अवसर ही प्रदान नहीं किया। वैसे भारत और यूक्रेन के इतिहास पर अगर आप नज़र डालें तो यूक्रेन ने कभी भी भारत की खुलकर मदद नहीं की है। आपको याद होगा कि 1998 में जब पोखरण का परीक्षण किया गया था, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी भारत में, और उस दौरान सारी दुनिया जो है भारत के अगेंस्ट हो गई थी। उस दौरान भी रूस ने सहयोग किया था भारत का, लेकिन यूक्रेन ने तो काफ़ी निंदा भी करी थी भारत की। दूसरी बात यह है कि अगर आप आगे भी बढ़ के देखेंगे, जब CTBT की बात आई थी, CTBT समझ रहे हैं ना आप, जब परमाणु निःशस्त्रीकरण के लिए एक लाया गया था मेमोरेंडम CTBT नाम से, तो इस पर भी हस्ताक्षर करने के लिए काफ़ी दबाव डाला गया था यूक्रेन के द्वारा, और उस समय भी यूक्रेन जो है इस पर हस्ताक्षर कर चुका था और उसने भारत के लिए कई बातें कही थी। तो फिलहाल ऑल ओवर देखा जाए तो यूक्रेन से भारत को कभी कोई खास मदद न तो सैद्धांतिक रूप से मिली और ना ही कभी स्पष्ट रूप से। दूसरी बात यह कि पाकिस्तान को भारत ने मना भी किया कि पाकिस्तान को जो है यूक्रेन कुछ टैंक बेचे हैं यूक्रेन ने, उसका मेंटेनेंस भी यूक्रेन ही करता है। तो भारत के मना करने के बावजूद यूक्रेन ने पाकिस्तान को कुछ टैंक बेचे थे। हालांकि भारत ने उसे कहा था कि पाकिस्तान को जब भी हथियार कोई देश बेचता है तो वो इसका इस्तेमाल भारत और जो पाकिस्तान का मुद्दा है उसके खिलाफ ही करता है। तो फिर भी यूक्रेन ने कभी इस बात की परवाह नहीं की, उसे अपने आर्थिक लाभ की परवाह थी। तो इस प्रकार से अभी तक कोई भी उचित कारण न मिलने के कारण अभी तक किसी भी प्रधानमंत्री ने कभी भी यूक्रेन की यात्रा नहीं की है। तो एक प्रश्न है आपके लिए, इसका उत्तर आप लोग जरूर लिखिएगा। सिविल सेवाओं में सुधार के लिए PC होता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो PC होता कमेटी एक बनी थी सिविल सेवाओं में सुधार के लिए, कब बनी थी? ये है आपके ऑप्शन। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो शीघ्र मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।